10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया, तो कहा गया कि हर एक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार है जो उसे और उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पर्याप्त हो। जिसे हम रोटी, कपड़ा, मकान कहते हैं, उसके साथ साथ स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाओं को इसमें शामिल किया गया। कुल मिलाकर इन सब का अधिकार एक मनुष्य को है। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा की, जानेंगे क्या है भारत में इससे जुड़ा अधिनियम, उसकी सफलता और चुनौतियों की भी बात करेंगे। ज्ञान की डिजिटल दुनिया, ध्येय रेडियो का पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं। मैं हूं अंजुम शर्मा। एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध हो, ये उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो, पोषण युक्त हो और इतने मूल्य पर हो कि उसे प्राप्त करने में व्यक्ति को सोचना ना पड़े। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 10 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिसूचित किया। बताने की जरूरत नहीं है कि अधिनियम संसद द्वारा पारित है और इसका उद्देश्य मानव को पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले से चली आ रही टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी TPDS के प्रावधानों को शामिल किया गया। TPDS के केंद्र में गरीब जनता को रखा गया था। 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज के साथ इसमें जरूरतमंदों को सरकार समर्थित राशन दुकानों से अत्यंत सस्ते दामों पर अनाज वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में इसी प्रावधान को शामिल किया गया। यानी एक बड़ी आबादी, कह सकते हैं कि 2/3 आबादी को ये अधिनियम कवर करता है। लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश जारी किया। क्यों किया गया ऐसा? क्या पहले से वो शामिल नहीं थे? क्या प्रभाव पड़ेगा इसका और दिव्यांग कैसे इसका लाभ उठा सकेंगे? ध्येय IAS में अध्यापक और आर्थिक मामलों के जानकार कुमार अमित से जानिए। जैसा कि हम जानते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों में खाद्यान्न आपूर्ति का है। इस वर्ग में केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही नहीं आते हैं, बल्कि समाज का दिव्यांग वर्ग भी इसी श्रेणी में आता है। इस वर्ग पर भी कोविड संकट का प्रभाव व्यापक रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस अधिनियम के लाभ को दिव्यांगों तक भी पहुंचाने का निर्देश दिया है। अधिनियम का सेक्शन 38 केंद्र को ऐसे निर्देश देने का अधिकार प्रदान करता है। यह एक अच्छी पहल है। राज्य ऐसे लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे। ऐसा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जो दिव्यांग अब तक इस अधिनियम का लाभ नहीं प्राप्त कर रहे थे, उन्हें फूड सिक्योरिटी एक्ट एवं PM गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से इस अधिनियम के लाभ को और विस्तृत किया जा रहा है, जिससे कि समाज के अन्य कमजोर वर्ग जिस पर इस कोविड-19 का प्रभाव बहुत व्यापक तरीके से पड़ा है, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस अधिनियम के तहत व्यक्ति को चावल 3 रुपए, गेहूं 2 रुपए और मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है। हालांकि इसमें कहा यह भी गया कि ये प्रावधान अधिनियम लागू होने के 3 साल तक ही रहेंगे। इसके बाद MSP की दर के हिसाब से रेट तय हुआ करेंगे, इसलिए पाएंगे कि राज्य दर राज्य इनका मूल्य अलग अलग हो सकता है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज प्राप्त करने का हकदार होगा। यही बात अब पात्र दिव्यांगों पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अंत्योदय अन्न योजना के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें निर्धनतम परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह प्राप्त करता है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे गर्भवती महिलाएं गर्भ के दौरान और स्तनपान कराने वाली माताएं बच्चे के जन्म के 6 माह तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे भी
ऐसा भोजन करने के पात्र होंगे जो पोषण मानकों के अनुरूप होगा। यानी मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम पर भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निपटान तंत्र का गठन किया जाना भी अधिनियम में निर्धारित है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित रिकॉर्डों को सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सतर्कता समितियों का गठन करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। लेकिन इतने महत्वाकांक्षी प्रावधान क्या सफल हो सके? क्या रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की सफलता और क्या हैं इसकी चुनौतियां? कुमार अमित। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने खाद्यान्न को एक कानूनी अधिकार बना दिया है। बाजारी दर से कम दर पर अनाज का उपलब्ध होना भुखमरी जैसी समस्या को कम करता है, जो कि भारत में एक गंभीर समस्या रही है। परिवार में सबसे वृद्ध महिला के नाम राशन कार्ड का जारी होना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से हमने कई सारे सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया है। परंतु इस अधिनियम की अपनी असफलताएं भी रही हैं, अपनी कमियां भी रही हैं। जैसे कि इसे लागू करना एवं खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी होती है। अतः प्रत्येक राज्य में सारे नियम समान नहीं हैं। पारदर्शिता की कमी, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण कुछ राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम उतना सफल नहीं रह पाया है जितना कि अपेक्षित रहा है। साथ ही साथ यदि जन वितरण प्रणाली असफल होती है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा कर पाना कठिन हो जाता है। अनाज की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। फर्जी राशन कार्ड के माध्यम से अनाज का डाइवर्जन भी देखा जा सकता है। ये भी एक सामान्य समस्या रही। साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों के लिए एक नए शहर में इस अधिनियम का लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कोविड संकट ने जहां गरीबी एवं भुखमरी को बढ़ावा दिया है, वहां इस अधिनियम की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। जैसा कि कुमार अमित बता रहे थे कि इस अधिनियम के लाभ के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है और राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है। इसे महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि इससे सशक्तिकरण कितना हुआ है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। आपको यहाँ बता दूं कि इस अधिनियम के पात्र परिवारों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है। खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते का भी प्रावधान है। ये सच है कि इसमें कमियां हैं जिन पर काम हो रहा है और डिजिटाइजेशन से लीकेज जैसी कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है। भारतीय संविधान में भोजन के अधिकार के बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन जीने के मौलिक अधिकार की व्याख्या गरिमा के साथ जीवन जीने के रूप में की जाती है और इसमें भोजन और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार भी शामिल माना जा सकता है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। इस तरह के और भी पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ध्येय IAS के YouTube चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ये पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुना जा सकता है। जल्द ही आप ये सारे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और जियो सावन जैसे ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगली प्रस्तुति के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।